नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम प्रियव्रत दीक्षित के साथ। तो ये महासंग्राम कोई हल्दी घाटी का युद्ध नहीं है, कोई कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं है। ये महासंग्राम है कांग्रेस का। ये महासंग्राम है ना बीजेपी का कांग्रेस से, ना आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से। यह महासंग्राम जो छिड़ा पड़ा है, ये कांग्रेस का ही महासंग्राम है। और यही महासंग्राम क्या 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक जिस तरीके से हैं, क्या उसमें कांग्रेस को डुबा ले जाएगा? हरीश रावत के ट्वीट के बाद से चल रही विवाद का पटाक्षेप करते हुए कांग्रेस हाईकमान ने ऐलान कर दिया है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हरीश रावत की अगुवाई में लड़ा जाएगा। और शुक्रवार को दिल्ली में हरीश रावत के साथ ही उत्तराखंड के तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं की बैठक होनी थी और आलाकमान को रावत की नाराजगी को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचना था। माना जा रहा था कि रावत की नाराजगी नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी देवेंद्र यादव कैंप की गतिविधियों को लेकर थी, लेकिन यादव ने इससे इनकार कर दिया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व को लेकर उपजे विवाद को लेकर आज दिल्ली में हो रही बैठक खत्म हो गई है। और बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि रावत को किसी तरह की नाराजगी उनसे नहीं थी। यादव ने यहां तक कि कहा कि चुनाव के समय में कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन अब सब ठीक है और सारे मसले सुलझ गए हैं। यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हरीश रावत कैंपेन समिति के चेयरमैन हैं और वो पूरे चुनाव का कैंपेन लीड करेंगे। और इस मामले पर उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हम सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हालांकि प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। फिलहाल बैठक खत्म होने के बाद एक बार फिर साबित हो गया है कि उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत कितने महत्वपूर्ण हैं। और आखिर ये साबित हो भी क्यों ना, क्योंकि 3 बार वो उत्तराखंड की सियासी कुर्सी पर बैठ चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है ये भी साफ हो गया है। कांग्रेस में एक विशेषाधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहा है और सारे कांग्रेस जन का वो सामूहिक विश्वास का विशेषाधिकार है, जिसमें चुनाव के बाद लेजिस्लेचर पार्टी बैठती है, कौन उसका नेता होगा उसके विषय में अपनी राय कांग्रेस अध्यक्ष को देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष जो है लेजिस्लेचर पार्टी का कौन नेता होगा उसको तय करती हैं। और वो उस विशेषाधिकार को वो कांग्रेस के लोगों को हृदय से प्यारा है, उनके दिल से प्यारा है। सब लोग जो है हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का हम पालन। रावत साहब, यानी चेहरा आप होंगे, सीएम बाद में तय होगा, ये हो गया चेहरा आप चुनाव में आप डिस्टर्ब न करिए। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है मैं लीड करूंगा, ये तय हुआ है और लीड करूंगा और सब लोग उस काम में पूरा सहयोग देंगे। ये बस आप ये असली बात आपने कही। तो मैंने देहरादून में भी कहा था कि कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। तो हमको तो हमने कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड के लिए अपनी जिंदगी को लुटाएंगे। यही बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने हम तमाम कांग्रेस के लोग आए और बात हुई और बात होने के बाद समस्या का समाधान हुआ है, निदान हुआ है। और हरीश रावत जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है। जब किसी व्यक्ति को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है तो उनकी ही देखरेख में जो है चुनाव लड़ा जाता है। हम चुनाव लड़ेंगे और 2022 में जब हम सरकार बनाएंगे तो राष्ट्रीय नेतृत्व और जो है जो सीएलपी है वो तय करेगी कि किसको जो है बात। कैंपेन फेज कहा जा रहा है, कैंपेन फेज वो बनेंगे, तो क्या सीएम फेज भी वही है? अब ये तो आप पे निर्भर है, आप क्या सोचना चाहते हैं? सर, मेरा आखिरी सवाल है, जो नाराजगी थी उनकी, वो नाराजगी खत्म हो गई? हाँ, नाराजगी खत्म तो हो गई। एक बार फिर से हरीश रावत मान गए हैं और उन्हें उत्तराखंड वापस भेज दिया गया है। और हरीश रावत का यह दावा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। आज हाईकमान के साथ उनकी मुलाकात थी, उनकी कुछ गिले शिकवे थे और आज
ऐसा दावा किया जाता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक चलेगा और सीएम का चेहरा तो फिलहाल अभी नहीं डिसाइड किया है, लेकिन चुनाव प्रचार कैंपेन कमेटी का फिलहाल अध्यक्ष हरीश रावत को बना दिया गया है। तो इसी पर होगी आज की हमारी चर्चा और हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है। हमारे साथ लखपत बुचोला प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, साथ ही अमरेंद्र बिष्ट प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद है और थोड़ी देर में हमारे साथ सुशील त्यागी प्रवक्ता बीजेपी से भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमडी न्यूज पर। पहला सवाल मेरा आपसे ही है लखपत बुचोला जी, क्या कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो गया है? जी निश्चित रूप से पहले भी ऑल इज वेल था, आज भी ऑल इज वेल है। देखिए माने हरीश रावत जी ने जो बातें कही थी उसको लेकर मीडिया ने कई तरह की अफवाहें चलाई थी। उन्होंने जो बात कही थी वो अपने मन की बात कही थी। उन्होंने जो संगठन को लेकर कुछ कमियां थी उसको लेकर उन्होंने बात कही और उसको माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और सारे कांग्रेस के प्रदेश के जितने हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे प्रीतम जी हों, चाहे किशोर उपाध्याय जी हों, चाहे हरीश रावत जी हों, गणेश गोदियाल जी, सब लोगों ने मिलकर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये कहा है कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, सर मीडिया पे फिलहाल सवाल उठाना बंद कीजिए। सोशल मीडिया पर हरीश रावत ने जिस तरीके से ट्वीट किए थे कि अब वो उन्हें विश्राम करने की जरूरत है, वो बहुत तैर लिए, तो ये तो फिलहाल साफ हो गया कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और आज जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में ये मारपीट भी हुई है तो उससे भी कहीं ना कहीं साफ साबित होता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में दो फाड़ नजर आते हैं। नहीं, कहीं मैं आपसे पुनः कह देता हूँ, कांग्रेस में कहीं दो फाड़ नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। बिल्कुल, कैसे नहीं दो फाड़ हैं लखपत जी, कैसे नहीं दो फाड़ हैं? आप मुझे ये बता दीजिए। मारपीट हुई है, पूर्व मंत्री के साथ मारपीट हुई है, वो भी हरीश रावत के कुछ समर्थक थे और उन्होंने लखपत राय जिस तरीके से पूर्व मंत्री कमेंट कर रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे, उस पर फिलहाल ये जो आज सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, इसमें क्या कुछ कहना है आपका? मारपीट हुई है, देखिए इस बातों को बहुत हल्के में ले, बहुत बड़ी बात नहीं है, इस तरह की घटना मेरे संज्ञान में है भी नहीं। लेकिन मैं कह देता हूँ, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व से लेकर जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है वो एकजुट है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता, जिला स्तर का कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता, मैं आपसे कह रहा हूँ, सब एकजुट होकर इस प्रदेश में कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें दिलानी है और कांग्रेस को बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनानी। प्रदेश जो पीछे चले गया है, जो 5 सालों में जो लूट खसोट प्रदेश में हुई, जो भ्रष्टाचार, जो गुंडागर्दी, जो महिला असुरक्षा से लेकर जो बेरोजगारी है, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जाएगी और कांग्रेस को जनता आशीर्वाद देगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और मैं आपसे पुनः कह देता हूँ, यदि इस तरह का कोई पीसीसी में कोई घटना हो तो उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। हमारा सारा नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता सब एकजुट है। नहीं, एकजुट तो है। अभी पंजाब वाले जो जख्म थे वो अभी ताजा हैं, अभी भरे नहीं है। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया था और यही हरीश रावत थे जो उस समय प्रचार समिति के अध्यक्ष थे और पंजाब के प्रभारी थे, और जिस तरीके से इनकी ही अध्यक्षता में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी चली गई और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी फिलहाल में ट्वीट भी किया था कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्या वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है? जी 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 पंजाब की कहानी अलग थी। पंजाब में देखो, कैप्टन साहब मुख्यमंत्री रहते हुए अमित शाह जी के दरवाजे पे 2-3 बार चले गए थे। जिस तरह से कैप्टन साहब बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे थे, वो उनको कांग्रेस से मुख्यमंत्री हटाने के बाद सबको पता चला। पार्टी ने यदि उन्हें 2-3 बार मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी, और अगर पार्टी को लगा कि 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला जाना चाहे तो उसमें क्या दिक्कत थी? कैप्टन साहब आशीर्वाद देते और पार्टी को आगे ले जाए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो पहले से भाजपा के साथ उनका इंटरनल गठजोड़ चल रहा था, वहां इसलिए हटाना पड़ा। और 62 विधायकों ने लिख के दिया उसमें से कि हम कैप्टन के साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। पार्टी के सारे जितने भी विधायक थे उन्होंने लिख के दिया, मंत्रियों ने लिख के दिया, तो हमें बदलना था। वो कोई प्रक्रिया एक सामान्य थी। लेकिन कैप्टन साहब, दूसरी बात, भाजपा की जिस ताकत के विरुद्ध हम चुनाव लड़े, हरीश रावत जी जिस ताकत के विरुद्ध खड़े हैं,
राहुल गांधी जिस ताकत के साथ विरुद्ध में खड़े हैं, हम लोग जिस ताकत के विरुद्ध लड़ाई लड़े, कैप्टन साहब उन्हीं की गोद में बैठ गए थे। तो कैप्टन साहब की तुलना यहाँ से नहीं की जा सकती है। हरीश रावत जी के बाद 2003 में भी 32 विधायक थे, साथ में 2012 में 22 विधायक थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया। हरीश रावत जी ने कांग्रेस के इधर उन्होंने कभी सोचा नहीं। लेकिन 17 में तो 11 ही रह गए थे, 17 में तो 11 ही रह गए थे। तो बताया जाए। चलिए, अमरेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, उनसे फिलहाल आखिर जवाब ले लेते हैं कि क्या उत्तराखंड में जिस तरीके से आप एक सियासी जमीन तलाश रहे हैं, तो क्या आप अपनी सीधी टक्कर कांग्रेस से मान रहे हैं या बीजेपी से मान रहे हैं? देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वो सरकार में है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस पहले से ही 11 सीटें उनको मिली थी और उसमें से भी कुछ एमएलए उनके भाग गए, तो वो 10 से भी कम पर आ गए हैं। नहीं, मजबूत और हो फिर रहे जिस हैं, तरह से पूर्व पहले कैबिनेट मंत्री हैं, वो हरीश कांग्रेस में रावत जी शामिल ने हो गए अपनी हैं। पार्टी के अंदरूनी खींचतान को लेकर के वो चौराहे पर आ गए थे। और आज कांग्रेस भवन में लात घूंसे और जिस तरीके की थप्पड़बाजी हुई, उसके बाद भी यदि कांग्रेस को ये लगता है कि ये बहुत सामान्य घटना है और इसको बहुत हल्के में लिया जाना चाहिए, तो मुझको ये लगता है कि कांग्रेस को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस से हमको लड़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने आप को खत्म करने के लिए उनके कार्यकर्ता और उनके बड़े नेता पर्याप्त है। तो कांग्रेस, ये जो उत्तराखंड में 2022 की लड़ाई है, कांग्रेस कहीं हमारे मुकाबले में नहीं है और ना ही हमको उनको अपने मुकाबले में मानते हैं। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से है। और निश्चित तौर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, उत्तराखंड में यहाँ के जन भावनाओं के खिलाफ उन्होंने काम किया, यहाँ के नौजवानों पर लाठी भांजने का काम किया, यहाँ रोजगार, यहाँ के नौजवान को बेरोजगार करने का काम किया, यहाँ के जो गांव के सवाल हैं, जो महिलाओं की चिंता है, नौजवानों के सवाल है, जिस तरह से उन्होंने पिछले पूरे 5 साल में उन पर कोई काम नहीं किया, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी जनता इस बार वोट देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। नहीं, चिंताएं तो फिलहाल जायज हैं आपकी, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से देखा हमने आपकी सरकार है और कोरोना काल में क्या स्थिति बनी रही, लोगों को बेड्स नहीं मिल पाए अस्पताल में, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वही सिर्फ अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंच रहे थे। तस्वीरें फिलहाल कहीं नहीं जाती हैं। और फिलहाल लखपत बुटोला जी से पूछ लेते हैं कि जो क्या अमरेंद्र बिष्ट जी कह रहे हैं, क्या सब कुछ सही है? जी हेलो। जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। जी देखिए, मैं आपसे कह सकता हूँ, आप एक ऐसी पार्टी का वर्जन लेते हैं जिनका उत्तराखंड में कुछ है ही नहीं, जिनका एक वार्ड मेंबर नहीं है। मैं आपसे अरविंद केजरीवाल जी इतने बड़े नेता हैं, तो हिसार के लोगों ने क्यों नहीं सुना? हरियाणा में उनको 0.1% वोट पड़ा है। 6 महीना रहे हिसार की जनता, जहां से वो पढ़े लिखे हैं, पैदा हुए, जहां शिक्षा दीक्षा, वहां के लोगों ने भरोसा नहीं किया, तो उत्तराखंड क्यों भरोसा? जबरदस्ती मान अमान में तेरा में मान। अभी देखिए, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि जो इनके मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, यदि वो जमानत बचा देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं आज आपके चैनल पे बड़ी बात कह रहा हूँ। इनके मुख्यमंत्री के दावेदार उत्तराखंड से दिल्ली में आप 70 के 70 प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवा दी बुटोला जी। कह रहा हूँ, अब इस बात को सुन लीजिए। 70 की 70 सीटों पर आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा दी। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि दिल्ली में आपकी पार्टी की जो सत्ता में 15 साल तक रही, उसका जो हाल हमारी पार्टी ने किया है, तो उस आधार पर दिल्ली में आपकी पार्टी का वर्जन नहीं लिया जाना चाहिए। आपके नेताओं को वहां किसी टीवी चैनल पर और अमरेंद्र सिंह जी आपसे फिलहाल जवाब लेंगे और इसी को लेकर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार।
इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो अभी भी फिलहाल सवाल वही बना हुआ कि आज जो आलाकमान ने, कांग्रेस आलाकमान ने जो फैसला लिया है, क्या उससे उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत होगी या दो फाड़ साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ हमारे मेहमानों की ओर रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम सीधे रुख कर लेते हैं लखपत जी से कि आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया कि आज लोकतंत्र की हत्या हो गई। पूर्व मंत्री राज्य आंदोलनकारी के ऊपर ऐसे हाथ छोड़ दिया गया जैसे कोई आम नागरिक हो। क्या हो रहा है उत्तराखंड में? जो आज का मुद्दा है आप उस पे रहेंगे तो नहीं, मुद्दे तो कांग्रेस को लेकर हैं। मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं, आप भटका रहे हैं। आप मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। मैं मुद्दा ये है, समझिए, मुद्दा ये है कि आज जो दिल्ली में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, जो प्रदेश के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष जी हों, चाहे पूर्व PCC अध्यक्ष जी, चाहे उसके अलावा पूर्व CM हो, सबको बुला करके दिल्ली के अंदर एक मीटिंग की है। प्रभारी जी उसमें थे और आपने देखा माननीय अध्यक्ष जी और प्रभारी जी ने उसको लेकर के वहां पे PC भी की है, आपने देखा होगा। राहुल गांधी जी ने साफ साफ कह दिया है और उसमें कहीं कोई फेंट बट नहीं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा था परसों और माननीय हरीश रावत जी ने भी कहा था कि संगठन को लेकर कुछ जगहों पे दिक्कत है, उसको लेकर के उन्होंने बात की है। उसमें कोई बुराई नहीं। हमें चुनाव में जाना है, आचार संहिता लगने वाले, आप जानते हैं, मुख्य चुनाव आयोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने PC की है और कभी भी चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है चुनाव की। मैं इसको लेकर के आप समझ सकते हैं कि हमारे नेतृत्व को ये जो करियर बुनी थी वो बुनी है और अब हम बिल्कुल एक ताकत के साथ हमारे नीचे से लेकर बूथ स्तर से लेकर कार्यकर्ता और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व मिलजुल करके इस भाजपा जो यहाँ पे जो घमंडी, जो भ्रष्टाचारी, जो महिला बलात्कारी, जो बेरोजगार बढ़ाने वाली, जो उत्तराखंड को तार तार करने वाली सरकार, उसको हटा करके कांग्रेस की सरकार लाने, प्रदेश में विकास करना है। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे दूसरे साथी है कि बीच में ना बोले, वो पूरी बात सुन लीजिएगा। मैं आपसे पुनः कह देता हूं कि इसलिए मैं कह देता हूं कि जिनकी आप बात करें वो भाजपा की B टीम इसलिए है कि जहां जहां कांग्रेस है, जहां कांग्रेस फाइट में, ये वहां चुनाव लड़ने चले जाते हैं। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उसके अलावा आप देख हरियाणा के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश की भी बात कर लीजिए, जिक्र कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, जिक्र कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। 32 सालों से आप शासन में नहीं है जी, वहां भी पहुंच गए हैं ये।
जी मैं आपसे कह सकता हूं कि ये निश्चित रूप से मैं कहता रहा भाजपा की बी टीम के रूप में काम करे। इन्हें वोट शेयरिंग कम करनी है और भाजपा को मजबूत करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कैसा लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़े। लेकिन यहाँ पे यदि आप डिबेट में यूकेडी को बिठाते तो हमें खुशी होती, आप सपा बसपा को बिठाते तो हमें, क्योंकि यूकेडी के विधायक रहे हैं, सपा बसपा यहाँ सत्ता में रही है। सर ये तो फिलहाल हमारा मुद्दा है कि हम किसको डिबेट में बिठाते हैं, किसको नहीं बिठाते हैं डिबेट में, ठीक है। इस हिसाब से तो इस हिसाब से जिस हिसाब से आपके 11 विधायक है, आपको भी नहीं बिठाना चाहिए। अरे हम मुख्य विपक्षी दल है साहब, मुख्य विपक्षी दल तो है, लेकिन क्या वजूद है आपका? दिल्ली में आपकी जब्त हो गई, वोट पड़ा है। आप गलत बात कह रहे हैं, सुन लीजिए। हम नहीं बैठेंगे डिबेट में आपकी। यदि आपके 37% वोट पड़ा हमें उत्तराखंड में, 37%। हमें 2012 में 34% पड़ा था और 17 में 37% वोट पड़ा। आप उस पार्टी से तुलना करें जिसका 0% वोट है। हम मुख्य विपक्षी दल है यहाँ पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूकेडी को भी 3% वोट पड़ा है, सपा को बसपा को यहाँ पे 4% वोट पड़ा है। सियासी जमीन तलाश रही है उत्तराखंड में, वो तो सियासी जमीन तलाश रही है उत्तराखंड में। दिल्ली में भी आए थे, ठीक है, दिल्ली में भी यही हो रहा था, दिल्ली में भी यही हो रहा था कि जिस तरीके से इनको नहीं कोई जगह दे रहा था, लेकिन वहां भी 2 बार सरकार है, आपको भी मुंह की खानी पड़ी थी इनसे। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, लोगों ने देख लिया कि अन्ना के घोड़ी पे चढ़ करके किस तरह से देश और प्रदेश को बेवकूफ काट के हांडी एक ही बार चढ़ती है। दिल्ली के अंदर 2 बार चढ़ी है, 2 बार, देश में नहीं चढ़ने वाली है। मैं पुनः बता देता, सुन लीजिए, 3 बार बने ये, 2 बार ने 3 बार बने। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो दिल्ली का 1484 किलो। चलिए जवाब ले लेते हैं अमरिंदर बिष्ट जी का, अमरिंदर बिष्ट जी का भी जवाब ले लेते हैं, आखिर क्या कुछ कहना है इसको लेकर। जवाब ले लेते हैं लखपत जी, जवाब ले लेते हैं अमरिंदर बिष्ट जी का, क्या कुछ कहना है उनको लेकर। 40 किलोमीटर है जी, नहीं जवाब ले लेते हैं। अमरिंदर बिष्ट जी, क्या कुछ जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं आपका, आप पर क्या कुछ कहना है इसको लेकर आपका? देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसे लखपत बुटोला जी, उनकी जो अहंकार की जो भाषा है, जो उनको ये लगता है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को उनकी राय किसी भी मसले पर आनी नहीं चाहिए, तो ये सीधा सीधा बताता है कि वो भयंकर अहंकार में हुए और उनकी पार्टी भी है। अब मैं थोड़ा सा इनकी पार्टी, पहली बात तो दिल्ली का जहां तक मामला है, हमने 70 की 70 विधानसभा सीट पर इनके प्रत्याशियों की जमानतें जब्त, पहली बात। दूसरी बात, पूरे देश में इनकी जो हालत है, और अभी चलिए देश के छोड़ दीजिए, उत्तराखंड में, उत्तराखंड पे ही रहते हैं, विषय हमारा उत्तराखंड का महासंग्राम है, इस पर ही रहते हैं। वही कह रहा हूँ, उत्तराखंड में इनकी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को चेहरे बनाने जा रही है, और जिन्होंने पूरे भारत के इतिहास में लोकसभा के सर्वाधिक चुनाव हारे, उनकी पत्नी ने सर्वाधिक चुनाव हारे, और ऐसे व्यक्ति को ये चेहरा बनाने जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के नाम पर ये जीतने की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी टूट हुई। ऐसे नेता के नेतृत्व में ये लड़ने जा रहे हैं, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस रसातल तक पहुंची, 11 सीटों तक आकर ठिठक गई। ये ऐसे व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने पार्टी के, मतलब आप ये लगा लीजिए कि सतपाल नारायण दत्त तिवारी जी से लेकर के, सतपाल महाराज जी से लेकर के, विजय बहुगुणा जी से लेकर के, प्रीतम सिंह जी से लेकर के, किशोर उपाध्याय जी से लेकर के, रंजीत सिंह रावत जी से लेकर के, और प्रभारी तक को किनारे लगाने का जो काम कर रहे हैं, इनके बलबूते ये चुनाव जीतते हैं। दूसरी बात, इनको तो आज सबसे पहले इस डिबेट में ये कहना चाहिए था कि कांग्रेस भवन में जो घटना हुई है, इनके कार्यकर्ताओं ने जो महामंत्री को लाख वोटों से जो मैनिफेस्टो जिस तरीके से उनकी पिटाई हुई है, और मुझे तो संभवतः लगता है वो इन्हीं जिले से आते हैं, वो महामंत्री जिनकी पिटाई हुई, तो कम से कम इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए था। पार्टी के अंदर ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर अवश्य खेद व्यक्त करना चाहिए था। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी बात है, ये पार्टी में होते रहती है। तो मेरा ये कहना है कि अपनी पार्टी को संभालने का काम करें बुटोला साहब, हमारी पार्टी पर टिप्पणी ना करें, क्योंकि हमारी पार्टी दिल्ली में जहां चुनाव लड़ी, इनको मटियामेट कर चुकी है, जमानत जब्त कर चुकी है, धूल में मिला चुकी है। और मैंने जैसे भी आपको पहले कहा कि 2022 की उत्तराखंड में जो हमारी लड़ाई है, वो हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वो पिछली बार 11 सीटों पर थी, इस बार 11 से भी नीचे उनको आना है, ये तय है। और
अभी तो आप देखते रहिए, अभी तो इनमें आज लात घूंसे चले हैं कार्यालय के अंदर, अभी तो इनमें चाकू छुरी चलनी है। जिनका नेता अपनी पार्टी की बात को अपनी पार्टी के मंच पर कहने की बजाय चौराहे पर फेसबुक ट्विटर पर कहता हो, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोग पार्टी को संचालित करेंगे? ये कांग्रेस पार्टी गर्त में जाएगी, ये आप लिख करके लीजिए। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुशील त्यागी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर, सुशील त्यागी जी। जी दीक्षित जी, जिस तरीके से आज ये घटना हुई है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, क्या ये लोकतंत्र की हत्या करती नहीं दिख रही है? जिस तरीके से एक राज्य आंदोलनकारी पर यह हमला हुआ है। अखिल, मैं पूरी एक्चुअली बाहर था, उसके कारण अभी ज्वाइन किया है, तो मैं अभी वो पूरा प्रकरण देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया। कृपया करके मुझे बताएंगे तो फिर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। जी, फिलहाल बताने का तो समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज उत्तराखंड कांग्रेस में जिस तरीके से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, और वहीं आपको सीधे टक्कर देने वाले आम आदमी पार्टी मिल गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनका जो सीधा निशाना है, सीधी टक्कर है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या आप कांग्रेस को ऐसे में साइड रखते हैं और अपना भी सीधा जो आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी से जोड़ते हैं? देखिए दीक्षित जी, मैं कल भी आपके चैनल पे था। कांग्रेस के घमासान से भारतीय जनता पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात रही आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को अपनी टीआरपी के लिए हर राज्य में चुनाव लड़ने के लिए जाना होता है, और उसमें वो किससे अपना, उनको भी लगता होगा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पुनः सत्ता में आ रही है, तो वो भी हमारा नाम ले देते होंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो राजनीतिक व्यापारी लोग हैं। आम आदमी पार्टी लोगों के भलाई के लिए नहीं है। वो जिस भी राज्य में जाते हैं वहां घोषणा करते हैं हम ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे। वो तो राजनीतिक व्यापारी हैं। देवभूमि के राज्य की परिकल्पना, यहाँ का विकास, यहाँ के लोगों के सरोकार से उनका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए वो किससे अपना मुकाबला करते हैं वो जाने। हमें न कांग्रेस से न आम आदमी पार्टी से, हमें तो केवल राज्य के जनता की भलाई के लिए, यहाँ की विकास के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य प्रबल हो, यहाँ रोजगार के और अच्छे साधन हो। यह राज्य जब 2025 में सपने पूर्ण करेगा, यह सुशील त्यागी जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी कि आखिर जो कांग्रेस में दो फाड़ हुए हैं उन पर कांग्रेस को क्या कुछ असर देखने मिलेगा उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव में। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम।
विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक कर लेते हैं हमारे मेहमानों के साथ। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सीधे रुक कर लेते हैं लखपत बुटोला जी से कि पूछ लेते हैं कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव आज जैसा कि हाईकमान ने निर्णय लिया है हरीश रावत जी के ही नेतृत्व में लड़ेगी, तो आज जो पूर्व मंत्री के साथ ये घटना हुई क्या वो भी साथ में आएंगे और कांग्रेस को मजबूती के साथ स्थापित करेंगे? जी लखपत जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से आज हाईकमान ने यह फैसला लिया है कि जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 लड़ा जाएगा वो हरीश रावत जी को उसकी कमान दी जाएगी, तो क्या आज जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ये घटना हुई है, जिस तरीके से पूर्व मंत्री के साथ मारपीट हुई है, तो क्या वो साथ देंगे 2022 विधानसभा चुनाव में? टाइम पर बने रहे। तो फिलहाल हाईकमान ने यह निर्णय ले लिया है कि जिस तरीके से हरीश रावत को ही उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव की कमान सौंप दी गई है और वही उन्हीं को प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो हरीश रावत के नेतृत्व में फिलहाल ये चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए लखपत बुटोला जी से पूछ लेते हैं कि आखिर आज जिस तरीके से हरीश रावत को चुनावी कमान संभालने को दे दी गई है और आज जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ये घटना सामने आई है, तो क्या जो पूर्व मंत्री के साथ घटना हुई है उसके बाद भी वो कांग्रेस के साथ देंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे? आपसे जी चुनाव संचालन समिति के पहले से अध्यक्ष थे और कुछ चीजों को लेकर के थोड़ा असमंजस था, उसको लेकर शीर्ष नेतृत्व ने दूर किया है, इसमें कहीं खंड पर। दूसरी बात, आपने जो पार्टी का जो आपसे मैं कह देता हूँ कि जिन लोगों को देखो, दो प्रकार के लोग राजनीति में होते हैं, एक जो जनता के बीच से आते चुन के आते हैं, एक सरकार बनने के बाद कुछ लोगों को दायित्व दिया जाता है। तो मैं स्वयं भी जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हूँ। जनता के भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपना एक बड़ा महत्व होता है और मैं आपसे कह सकता हूँ कि कांग्रेस के जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, जो मजबूती के साथ कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, वो सारे लोग एकजुट है। पार्टी महत्वपूर्ण होती है, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। कांग्रेस को सत्ता में लाना है, उसके लिए हर कार्यकर्ता और हर हमारा जो भी पदाधिकारी है, सारे के सारे उनकी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी से करे। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ उत्तराखंड में आएगी, सरकार बनाएगी और मैं हरीश रावत जी हमारे जो बहुत ही शीर्ष नेतृत्व है वो केवल प्रदेश के नहीं है। हरीश रावत जी पूरे राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के। हमारे सौभाग्य उत्तराखंड के पास एक इतना बड़ा नेता है जिन्होंने उत्तराखंड की सेवा की है, देश की सेवा की है और जो लगातार राजनीति में, आप जानते हैं हरीश रावत जी लगातार जनता से जुड़े हुए। सारे चैनलों ने, आपके चैनल भी जानते हैं कि उत्तराखंड में उनकी लोकप्रियता वो जनमानस के हृदय में बसते हैं और जनमानस की जो एक इच्छा थी, लोग चाहते हैं हरीश रावत जी को, उसमें कोई इफेंट बट नहीं है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरह के आरोप कुछ लोग लगाते, वो आरोप वो लोग लगाते जिन्होंने वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ा होता। अब अभी हमारे साहब आम आदमी पार्टी वाले मित्र हमारे कह रहे थे, उनको पूछ लीजिए कितने चुनाव लड़के जीते हो। चैनलों पे बोलना अलग चीज होती है, जनता के बीच में स्वयं चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव जीत के आया हूँ। मुझे पता है कि जनता के बीच जा करके चुनाव लड़ना और उसको जीत के आना कितना महत्वपूर्ण होता है। हरीश रावत जी चुनाव हारे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे हैं, इंदिरा जी भी चुनाव हारी थी। तो चुनाव हारना जीतना राजनीति का एक पहलू है। चुनाव कई बार कई परिस्थितियों में हारा जीता जाता है, लेकिन व्यक्ति जनता से कितना जुड़ा हुआ है, जनता दुख सुख में कितना खड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यही राजनीति में और लोगों जिसके लिए नेता कहते हैं, नेता वही होता है जो जनता के साथ जुड़ करके उसकी आत्मीयता के साथ रहता है। और हरीश रावत जी ने बखूबी करके दिखाया। हमारे आप देखोगे, चाहे हमारे नेता माननीय प्रीतम जी हो, चाहे माननीय किशोर उपाध्याय जी हो, चाहे माननीय गणेश गोदयाल जी हो, चाहे यशपाल आर्य जी हो, माननीय हरीश रावत जी हो, सब मिलकर के अपने स्तर पे लगे हुए और सभी लोग कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे। कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, मैं कल अपने क्षेत्र से आया हूँ और लोगों में बड़ा उत्साह है परिवर्तन को लेकर के।
हाँ, ये जरूर कह सकता हूं मैं कि हम लोगों की जिम्मेदारी आप भी चिंता करती कांग्रेस के, इसलिए धन्यवाद है। लेकिन ये जरूर है, यदि कोई कमियां है उसको दूर किया जाएगा, समय है उसको दूर किया जाएगा। और जिनमें किसी में नाराजगी है उसको भी दूर करने का काम हम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और लोगों को अपनी पार्टी से और कार्यकर्ताओं को, जो लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं उन लोगों को जोड़ेंगे और मजबूती के साथ। हमारा लक्ष्य समय 50 पार करने का है और उसको हम करेंगे। जनता आशीर्वाद देगी कांग्रेस। चलिए, अमरेंद्र बिष्ट जी काफी लंबे समय से कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है उनको लेकर, आपके जवाब जो आपने दिया है। देखिए, लखपत भाई ने जो एक बात कही, निजी तौर पर मेरे से पूछा कि उन्होंने आज तक कौन सा चुनाव जीता है। तो मैं लखपत भाई की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं छात्र राजनीति से, छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर के और पिछले 10 सालों से मैं लगातार जिला पंचायत का सदस्य हूँ टिहरी गढ़वाल में, और मैं निर्विरोध जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित होकर के आया हूँ इस बार। तो जनता के बीच में हमारा कितना जुड़ाव है, हम जनता के बीच में कितना काम कर रहे हैं, वो तो इतना भी नहीं जानते होंगे कि मैं उनकी पार्टी में 25 साल तक काम किया है। यही कहना चाह रहा जी, मौका दिया जाएगा लखपत जी, कहने का मौका दिया जाएगा। पूरा सुन लेते हैं पहले, सुन लेते हैं लखपत जी, सुन लेते हैं पहले, मौका दिया ना आपको जी, सुन लेते हैं पहले, मौका दिया आपको, सुन लेते हैं। ये कहा कि तौर पर मेंबर टीडी से नेता हो सकते हैं, कांग्रेस हरीश रावत जी का लंबा अनुभव हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड के भीतर पिछले 25 सालों में जिस तरह से जनता ने उनको अस्वीकार करने का काम किया, जिस तरह से जनता ने उनको राजनीति से लगातार ठुकराने का काम किया, इस बार आप बताइए मुझे 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ और जिसमें इनके 5 प्रत्याशी मैदान में थे, आप बताइएगा दीक्षित जी कि पांचों प्रत्याशियों में से सर्वाधिक वोटों से चुनाव हारने वाले नेता कौन है? मैंने बहुत जायज सवाल उठाए हैं। ये मैंने पूछा कि 2-2 सीटों से चुनाव हारने वाले मुख्यमंत्री कौन है? मैंने ये सवाल उठाए हैं कि वो ज्यादातर चुनाव हारे हैं, वो जनता के, आप उनको इस रूप में जनता का नेता नहीं देख सकते। वो ठीक है कि कांग्रेस के भीतर उनकी एक स्वीकार्यता होगी, कांग्रेस के भीतर उनका अपना एक अनुभव होगा और वो उस अनुभव का लाभ ले रहे हैं। उन्हें मालूम है कि गांधी नेहरू खानदान को कॉलर पकड़ करके कैसे अपनी बात मनवानी है। उनको मालूम है कि अपने छोटे कार्यकर्ताओं को, जो प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साजी जैसे लोगों को कैसे पिटवाना है, तो वो सारे हथकंडे जानते हैं। इससे उनका अनुभव दिखता है, इससे उनकी वरिष्ठता दिखती है। और ये कांग्रेस को मुबारक हो, वो मारपीट करें, चक्कू छुरी करें, वो लात घूंसे करें, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी कोई लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, हम पहले कह रहे हैं। हमारी लड़ाई उत्तराखंड की उस बहन की जो घास काटने, पहाड़ पर घास काटने वाली जो महिला है, उसकी चिंता हमें है। हमारी चिंता यहाँ के जो नौजवान को रोजगार देने को लेकर के है। हमारी चिंता उत्तराखंड में जन कल्याणकारी योजनाओं को स्थापित करने से लेकर के। हमारी इन राजनीतिक दलों से कोई लड़ाई नहीं है। राजनीतिक रूप से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि 2022 का जो चुनाव है, हम बहुत गंभीरता से वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। चलिए, आपका चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी से है तो सुशील त्यागी जी से पूछ लेते हैं कि आखिर आज की ये जो घटना है, जिस तरीके से हरीश रावत को मना लिया गया है, तो इसका क्या असर कुछ पड़ेगा बीजेपी पर? देखिए दीक्षित जी, ये वास्तव में जो आग है उस पर रेत डालने का अक्षणिक प्रयास किया है नेतृत्व ने। अब यहाँ बुटोला जी कुछ भी कहे, वो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व चैनल पर कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जैसे ही वो घोषित हुए और उनके प्रदेश कार्यालय में उनके प्रदेश महामंत्री को उनके समर्थकों ने सरेआम जिस तरह से पीटा है, क्या ये बड़प्पन है एक राजनीतिक दल का, इतने बड़े नेता का? आप अपनी पार्टी में सरेआम अपने प्रदेश महामंत्री को पिटवाते हैं और कल आप कहते थे कि मेरे हाथ पैर बांध दिए। ये आग पर रेत डालने का काम है। अभी तो देखिए आगे आगे क्या होता है। दीक्षित जी, कांग्रेस की ये लड़ाई ये चुनाव तक सड़कों पर आएगी और आप ही के चैनल पर आज कह रहा हूं मैं, इनको देवभूमि की जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये केवल आपस में लड़ाई झगड़ा करके और अपना और जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। देवभूमि के लोग इनको देख रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आज कांग्रेस ने उनको मुख्य भूमिका में
घोषित कर दिया, क्या फर्क होगा इससे? क्या हरीश रावत के नेतृत्व में 2017 का चुनाव नहीं लड़े थे? क्या परिणाम रहा था? 12 का भी लड़े थे, उसमें जनता जानती है पिछले 25 साल से उनको। यही हरिद्वार में हमारे कैबिनेट मंत्री से हार कर गए थे वो। और राजनीति में इतना झूठ बोलने वाला व्यक्ति जितने हरीश रावत जी हैं, वो हमारे हरिद्वार से सांसद रहे। नो घोषणा दीक्षित जी उन्होंने की थी। कभी भी उन्होंने, अगर उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री रहा, उनको चैन से नहीं रहने दिया। चाहे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी रहे हों, बहुगुणा जी रहे हों, उनकी प्रवृत्ति है। और जैसा अभी यहाँ अपने एक प्रवक्ता कह रहे थे, वास्तव में उनकी बात से मैं सहमत हूं। उनका बड़प्पन और उनकी जो लीडरशिप है ना, वो अपने ही दल में तोड़फोड़ करना, लोगों के साथ गाली गलौज करना, यही है उनका नेतृत्व। चलिए, फिलहाल सियासत में कब किसकी हार से किसका सिक्का चमक जाए ये तो कहने वाली बात है, लेकिन काफी लंबे समय से लखपत बुटोला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं इस मुद्दे पर। लखपत जी, बात रखिए। देखिए, आपके बहुत सारे लोग चुनाव जीते, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नाम पे जीते हैं। हरीश रावत जी जब भी चुनाव जीते हैं, हरीश रावत उत्तराखंड के अकेले नेता हैं जो 3 लोकसभाओं से लोकसभा गए हैं। पता आपको, 3 लोकसभा सीटों से लोकसभा गए हैं वो, और 5 बार लोकसभा जा चुके हैं वो। आप कहते हैं सबसे ज्यादा वोटों से वो हरिद्वार से जीते थे। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड की जनता ने बराबर से मौका दिया है, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी। हारने का कीर्तिमान भी उन्हीं के पास है। बुटोला जी, नहीं, हार तो फिलहाल, जीत हार तो राजनीति में चलती रहती है। अरे सुन लीजिए आप, लेकिन सर्वाधिक हरीश रावत के पास उत्तराखंड में हरीश रावत के अलावा हम इस बात की डिबेट नहीं कर सकते। आप सुन लीजिए, आपका टर्न था, मैं सुन रहा। हरीश रावत जी 3 लोकसभाओं से, 3 लोकसभा सीटों से संसद के अंदर गए हैं, वो अकेले नेता हैं। उन पे सवाल उठाना मैं आज भी कह सकता हूँ, TCC के मेंबर है, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, और उन्होंने निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि 2016 में जिस तरह से ED, CBI, इनकम टैक्स ने उनको परेशान किया और हम हारे हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है। ये कोई दो राय नहीं, चुनाव हारे और जीते जाए। लेकिन जो केजरीवाल जी की पार्टी के हमारे साथी हैं, वो कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस के बहुत मजबूत सिपाही रहे हैं। वो 24-25 साल तक उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है। मैंने ये कहा है, मान्यवर, आप कांग्रेस के छत्र छाया पे चुनाव जीते। सुमन तिवारी रुद्रप्रयाग से जीता है, वो पार्टी में गए, आप बात अलग है। लेकिन मैं कहा, कांग्रेस इतनी खराब थी, आप आज से पहले क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है, कांग्रेस का वहां टिकट ऑलरेडी फाइनल है, तो आपको टिकट की वजह से चुनाव लड़ने के लालच में आप गए हैं। लेकिन मैं ये लोग जानते हैं, मैं आरोप नहीं लगा, आपकी अच्छी बात है, राजनीतिक आपकी इच्छा है, आपने पार्टी ज्वाइन कर दी। मैं तो सलाह देता, इससे अच्छा आप UKD ज्वाइन कर लेते। क्षेत्रीय पार्टी थी, लोगों का उससे कम से कम जुड़ाव था, लोगों के भावनाओं से जुड़ी हुई पार्टी थी। एक दिल्ली से आई हुई पार्टी, जो हरियाणा का रहने वाला व्यक्ति है, हिसार से, हिसार के लोगों ने भरोसा नहीं किया उन पे, उनको 0.01% वोट पड़ा हिसार से। वहां से पैदा हुए, पढ़े लिखे, शिक्षा दीक्षा सब वहीं से उनकी। हरियाणा के लोग, उत्तराखंड के लोग क्यों भरोसा करेंगे? और मैं आप कांग्रेस को आज इतनी बातें कह रहे हैं, आप हरीश रावत जी के साथ भी आपके नेतृत्व कांग्रेस में थे, आप तब आप सवाल उठाते रहे तो अच्छा होता। कांग्रेस में तब सवाल उठाते, कुछ लोग हैं कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में मलाई खाए, आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बेकार पार्टी है। मैं ये जरूर कह सकता, आपका लालच हो सकता, हो सकता, राजनीति में जाना अलग, लेकिन जिनके नेतृत्व में आपने उन्हीं पे सवाल उठाए, अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ, जिस पार्टी की आप बात करें, उस पार्टी ने आज तक यहाँ पे 1% वोट नहीं लिया है। मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति रूप से कोई लोग चले जाएं, कई लोग उस पार्टी में जाएं, वो बात अलग है। लेकिन अब उनकी टेस्टिंग अब होगी। 22 में वो चुनाव में आ रहे हैं और 22 में पता चलेगा आप चैनलों पे बैठने लायक है नहीं है, डिबेटों में बैठने लायक है नहीं है। 22 में पता चलेगा कि अब वो पार्टी कहाँ पे। और मैं दावा कर रहा हूँ, मैंने तो खुलेआम इस चैनल पे बड़ी घोषणा की है कि आपका मुख्यमंत्री का दावेदार भी जमानत बचा देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने आज भी ये चैनल पे दोबारा अपनी बात कह रहा हूँ। आपकी टेस्टिंग अब होगी, अब पता चलेगा यहाँ के लोग आपको विकल्प मानते कि नहीं मानते। अपने आप कहने से विकल्प थोड़ी हो जाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आपको 22 में पता चलेगा कि आपका विकल्प, आप कितने मजबूत विकल्प है, आपको कितना वोट पड़ा है, उसके बाद आपकी टेस्टिंग होगी। लोकतंत्र में टेस्टिंग होती है। दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, आपने बड़ा
बड़ा आपने वहां पे जादुई करिश्मा दिखाया, लेकिन उसके पीछे तत्कालीन जो 2011-12 में आपने देश के अंदर का काला धन आएगा, देश लुट गया, देश बर्बाद हो गया, अन्ना हजारे के कंधे पे बैठ कर जिस तरह से आपने एक सॉन्ग रचा था, वो लोग आज सब आपसे दूर है। और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा, देश के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाला मुख्यमंत्री दिल्ली का है। देश के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले विधायक दिल्ली के हैं। दिल्ली का 1484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है मान्यवर। आप जिला पंचायत मेंबर है, इतना तो पहाड़ में जिला पंचायत का क्षेत्रफल होता है। मेरे चमोली जनपद का 6000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और वहां से 3 विधायक आते हैं। दिल्ली का रेडियस 41 वर्ग किलोमीटर का है। हमारे यहाँ तो एक जिला ही कम से कम 250 किलोमीटर 150 किलोमीटर का पड़ जाता है। तो वहां की तुलना यहाँ से करना बहुत आसान नहीं है। आप पहाड़ की परिवेश जानते हैं, यहाँ की क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों को जानते हैं, वहां की तुलना नहीं की जा सकती है। मैं पुनः कह रहा हूं कि जो आप भाजपा की साजिश में आ करके कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, आप समझिए, आप कांग्रेस के मजबूत साथी हैं, आप समझिए बात को। ये केजरीवाल जी और मोदी जी की मिली भगत है। जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां इस पार्टी को भेज करके। लखपत जी फिलहाल जवाब ले लेते हैं। फिलहाल इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इस पर चर्चा जारी रहेगी और फिलहाल जवाब लेंगे अमरिंदर बिष्ट जी से। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अमरिंदर बिष्ट जी से जवाब ले लेते हैं कि आखिर ब्रेक पर जाने से पहले वो क्या कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए दीक्षित जी, सबसे पहले किसी भी पैनलिस्ट को पैनल में बैठ करके झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हमारे बड़े भाई लखपत बुटोला जी ने एक झूठ आपकी इस डिबेट में रखा कि दिल्ली में विधायकों की सैलरी ज्यादा है और उत्तराखंड में कम है। जबकि मैं आपकी इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आपके चैनल का उपयोग करते हुए मैं कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली में एक विधायक की जो सैलरी है वो 82,000 है और उत्तराखंड में जो है
3.25 लाख रुपए एक विधायक पर खर्च हो रहे हैं। तो लखपत भाई को अपनी जानकारी ठीक कर लेनी चाहिए। दूसरी बात अगर लखपत भाई जुड़े हैं तो उन्होंने मेरी रुचि की एक बात जी आवाज आ रही है रुचि की एक बात कही नहीं, आपने मेरी रुचि की एक बात कही कि धनोल्टी में आपने ये कहा कि जहां से मैं आता हूं, जिस विधानसभा से, वहां का कांग्रेस का टिकट फाइनल हो चुका है। तो क्या आप बताएंगे इस डिबेट में कि किसका टिकट आपने वहां फाइनल किया है और कांग्रेस का कौन सा टिकट अब तक फाइनल हो गया है? नहीं, पूछ लेते हैं आखिर जिस तरीके से। लखपत भाई, आप कह रहे थे कि वहां टिकट फाइनल हो गया है, आपकी पार्टी ने किसका टिकट फाइनल किया वहां? लखपत जी, एक प्रक्रिया है। हम चुनाव, हमारा जहाँ चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर हाईकमान जब इस तय कर लेगा तो मैं नाम नहीं बता दूंगी, लेकिन मैं ये कह, सुन लीजिए, ये प्रक्रिया सबको पता होगा कहाँ कौन चुनाव लड़ेगा। 50 सीटों में पता है किसने चुनाव लड़ना। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ, आप पता कीजिए कि दिल्ली के विधायक की सैलरी क्या है, और आप पता कर लीजिए। अरे यहाँ मुद्दा फिलहाल वो नहीं है कि दिल्ली के विधायक की सैलरी, यहाँ मुद्दा हमारा ये है कि हाईकमान ने जो भरोसा जताया है हरीश रावत पर, क्या वो दो फाड़ जो हुए हैं कांग्रेस में उसको एकजुट करने का काम कर पाएंगे या नहीं? आप दोनों लोग इस पे बहस कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लखपत जी, पर पैनल पर इस तरीके के झूठ बोलना ये शोभा नहीं देता। हालांकि मैं जानता हूं कि पुनः कह रहा हूँ कि माननीय हरीश रावत जी हमारे मुख्य चेहरा, और उसके अलावा कांग्रेस का जो प्रदेश का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है, चाहे प्रीतम जी हैं, चाहे गणेश हैं, चाहे किशोर जी हैं, सारे लोग, चाहे यशपाल आर्य, सब लोग हरीश रावत जी के साथ मिलकर के और युद्ध स्तर पे जो काम करना, यहाँ कैंपेन किया जाएगा, पार्टी को मजबूत किया जाएगा, चुनाव कांग्रेस को बड़े बहुमत के साथ चुनाव जिताया जाएगा। उसमें शीर्ष नेतृत्व तय कर रहे स्क्रीन पर का सबने स्वीकार किया है। माननीय प्रदेश नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वीकार किया, माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया, माननीय यशपाल आर्य जी ने स्वीकार किया, माननीय किशोर उपाध्याय जी ने स्वीकार किया। इसने कहा इवेंट पर, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो हमारे माननीय मित्र वर्ग कह रहे थे, वो कांग्रेस में 20-25 साल रहे हैं, कांग्रेस में 5 जिला पंचायत मेंबर रहे हैं। आप भी बताएंगे कि कांग्रेस खराब थी तो आपने लंबे समय तक क्यों जुड़े थे? आपको चुनाव लड़ना अच्छी बात है, लेकिन पार्टी में आप कम से कम उस पार्टी के बारे में कह के स्वयं के बारे में गलत कह रहे हैं। लखपत जी, सुशील त्यागी जी से जवाब ले लेते हैं, वो काफी लंबे समय से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं इस पर। दीक्षित जी, जिस प्रकार से ये कांग्रेस की लड़ाई आज सामने आई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि वास्तव में अभी आगे आगे देखते जाइए होता है क्या क्या। कांग्रेस इस कदर द्वंद्व में है कि अभी तक उन्हें यही नहीं पता कि इस रणभूमि में उनका सरताज कौन होगा। लड़ाई अभी उसकी थी, अब वो ब्लैकमेलिंग का जो खेल चल रहा था उसमें अभी तक हरीश रावत जी पास हो गए। अब कल दूसरा जो प्लेयर है इनका, कांग्रेस का मुख्य प्लेयर, वो कुछ नए पत्ते निकाल कर लाएगा। तो अभी तो इनका देखते रहिए क्या क्या हाल होगा। ये वही कांग्रेस है जो हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस का वर्टिकल डिवाइडेशन हुआ। ये वही कांग्रेस है जिसके 1 दर्जन से कम विधायक हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए आए। ये वही कांग्रेस है जो सेना के पराक्रम पे प्रश्न चिन्ह लगाती है। ये वही कांग्रेस है जब इनकी केंद्र में और राज्य में इनकी सरकार थी, ये तब देवभूमि का भला नहीं कर पाए। तो अब देखिए इनका क्या हाल होगा, ये जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ के युवा, महिला, बेरोजगार, उन सब की चिंता करते हुए इस राज्य को समृद्ध राज्य बनाने के लिए जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, धामी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में, हम उस विकास की राह को 2022 में 2 गुनी गति से करके 2025 तक मोदी जी के
जो उन्होंने लक्ष्य रखा है उस पर काम करेंगे और राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाएंगे। यहाँ के स्वास्थ्य की, यहाँ की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करेंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं लखपत बुटोला जी से इस पर। इन्हें 5 साल डबल इंजन का मौका प्रदेश की जनता ने दिया। माननीय मोदी जी ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था, डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम प्रदेश को समृद्ध करेंगे। लेकिन लोगों को कहाँ पता था कि प्रदेश पीछे से समृद्ध होगा। 72,000 करोड़ का कर्जा प्रदेश को इन्होंने दिया है। इनके 5 विधायक महिला बलात्कार के आरोप में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके घूम रहे हैं। इनके निवर्तमान मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचार में जमानत से घूम रहे हैं। लोकायुक्त का लोकायुक्त को पर्वत समिति को भेज के उसको लागू नहीं कर पाए। हरिद्वार कुंभ के अंदर देश का सबसे बड़ा आरटीपीसीआर घोटाला इनकी सरकार ने किया। आप देखोगे जिस तरह से इन्होंने सभी जगह भ्रष्टाचार किया वो सारे प्रदेश में देखा। रोजगार में ये 5 साल में एक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती नहीं कर पाए। अब कह रहे 22,000 पदों पे भर्ती करेंगे। तो इस तरह के जुमलेबाजों से प्रदेश नहीं चलेगा। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, उत्तराखंड की जनता बहुत त्राहिमाम इस प्रदेश सरकार से है। ये जनता चाहते है कि कब चुनाव हो तब सरकार को उखाड़ फेंके। फिलहाल अब 2022 का विधानसभा चुनाव है, वो काफी नजदीक है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के शुक्रिया। और फिलहाल अब यही है मुद्दा हमारा कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत पर जिस तरीके से आला कमान ने भरोसा जताया है और उनको अध्यक्ष बना दिया गया है प्रचार समिति का। अध्यक्ष वो पहले से थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, अंतर्कलह की वजह से फिलहाल सियासी जो डगर थी कांग्रेस की मुश्किल होती नजर आ रही थी। और फिलहाल इसी पर डिबेट में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।